हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और आज हम पढ़ेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा का जो है 2005 का प्रश्न पत्र। ठीक है, जो कि पूरी जो है डिफिनेशन के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एनालाइज किए थे उसमें हमने 2004, 5 और 6 का बताया था कि किसमें से प्रश्न कहाँ से किस टॉपिक से आए हैं, है ना। और देखिए, उसके अलावा जो है 2004 का हमने पढ़ लिया है, 13 का पढ़ लिया है, 16 का पढ़ लिया है, और आगे बाकी जितने हैं 21 तक का हम सारे जो है पढ़ते रहेंगे। और इसके बाद जो है हम, और जो ये हमारी न्यूट्रिशन साइंस की जो ब्रांच वाइज रिवीजन चल रही है, बस इसमें 2-3 क्लासें और बची। इसको करने के बाद हम फिर जो है इसमें से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमने एनालाइज किया है उसकी हम डेली जो है 100 प्रश्नों की जो है सीरीज पूरी चलाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे, बाकी इंपॉर्टेंट हर चीज़ है, छोड़ना कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक जो एवरेज है, जो मतलब मुझे लगेगा कि जहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बनने वाली हैं वो चीज़ें थोड़ा डिस्कस के साथ हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो देखिए इसको जो है बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, एक जो है पढ़ते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है पोस्टर। देखिए, इसमें जो पोस्टर हमारी क्लास चल रही है तो उसमें देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज, इसी के लिए हमने उसमें थोड़ा सा पोस्टर के बारे में और जो है नई चीज़ें उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट क्लास मिली होगी। तीसरी क्लास मेरी जो थी और पहली जो थी तो इसी के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है पोषण। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि पोषण क्या है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। फिर एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीनीकरण के लिए करता है। फिर एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ उनके कार्य और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। फिर एक प्रक्रिया है जिसमें जो है सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका 1। ठीक है, पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी जो है भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं ना, पोषण हम उसी को कहते हैं। ठीक है, कि जो शरीर के जो अंग हैं उनको आवश्यक पदार्थ प्राप्त हो सके, जितनी भी आवश्यक चीजें हैं उनको प्राप्त हो सके, वही पोषण है। और वही संतुलित आहार होगा, तभी जब हम पूरा संतुलित एक तरह से कह सकते हैं आहार लेंगे, बैलेंस डाइट अगर जब लेंगे तभी हमारे शरीरों को सभी पोषक तत्व, देखिए इसीलिए लिखा है सभी पोषक तत्व मिलेंगे, है ना। देख लीजिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। सभी जैव कार्यों के लिए आवश्यक पदार्थ प्राप्त कराता है पोषण एक प्रक्रिया, है ना, और उनका उपयोग करता है। पोषण के द्वारा शरीर के सभी अंगों का विकास होता है। पोषण का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। उत्तम पोषण के लिए अधिक धन की अपेक्षा अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन रही, क्योंकि देखिए अगर हमें अपने आहार के बारे में मालूम है कि कहाँ से किस तरह से चीजें प्राप्त हो रही हमको, तो हम जो है कम खर्च में भी एक बैलेंस डाइट बना सकते हैं, है ना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में: अच्छी और बुरी, कुपोषित और अतिपोषित, फिर है अपर्याप्त और पर्याप्त, फिर है अनुकूलतम और अल्पतम। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुकूलतम और अल्पतम। ठीक है, यही जो है पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण इसी रूप में हम करते हैं। ठीक है, देखिए देख भी लेते हैं पोषण की स्थिति का क्या है। तो वर्गीकरण जो है हम अनुकूलतम और अत्यल्प के लिए करते हैं, इसके रूप में किया जाता है ना। पोषण के 3 विधियां होती हैं जिनमें उत्तम पोषण, अपर्याप्त पोषण और अनुकूलतम पोषण है। जैसे पूछ लिया जाता है पोषण की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधियां हैं, है ना। पोषण के द्वारा शरीर के साथ मानसिक विकास भी उचित रूप से होता है। स्वास्थ्य पर ध्यान न देने वाले लोगों के अंदर भी जो है अपर्याप्त पोषण हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो वो पोषित ही होंगे, या वो जो है बहुत ज़्यादा सुपोषण ही उनके अंदर जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए हमको ध्यान रख के खाना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टिकर पदार्थ। ठीक है, और ये देखिए सारे न्यूट्रिशन साइंस के जो हमने काउंट किया था, तो देखिए ऐसे ही लिखते चले गए थे एन सारे जितने न्यूट्रिशन साइंस के थे, फिर जितने हेल्थ साइंस के थे HS, जितने होम मैनेजमेंट के थे H, फिर जितने टेक्सटाइल के थे फिर T, इस तरह से हमने पूरा बनाया है, उसके बाद हमने काउंट किया था। ठीक है, फिर देखिए ऑप्शन है हमारे पुष्टिकर पदार्थ क्या है: ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, ठीक है, फिर है बनाते और मरम्मत नहीं करते हैं,
फिर है शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं, फिर है बीएमआर नियंत्रित नहीं करते हैं। तो पुष्टिकर पदार्थ क्या है, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो इसमें माना गया है। पुष्टिकर पदार्थ शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, बल्कि शरीर में होने वाली बीमारियों से रक्षा करते हैं। ठीक है, वो होते हैं पुष्टिकर पदार्थ। विटामिन और खनिज तत्व तो पुष्टिकर पदार्थ होते हैं। ठीक है, विटामिन के सेवन से शरीर में रोगों के लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। और सब्जी और सस्ते फूल विटामिन और खनिज दोनों के स्रोत हैं ना। सस्ते फूल के फल, ठीक है, सब्जियां जैसे आप समझ ले रहे हैं, जैसे मौसमी फल हो गए, और जैसे कद्दू है, और विटामिन ए का बहुत मतलब कह सकते हैं एक बहुत अच्छा रिसोर्स माना जाता है। कद्दू हो गया, गाजर हो गया, है ना, पालक वगैरह हो गई, हरी सब्जियां जितनी भी हैं। जैसे अनाजों में भी है, सस्ते अनाज, मोटे अनाज है ना, जैसे रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। तो ये सब सारी चीजें अगर अच्छा एक आपको ज्ञान है खाद्य पदार्थों का, तो जो है आप अच्छे से बैलेंस कर लेंगे अपनी डाइट को। फिर देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा की जो है कृतिक या क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है, कैसे दिखाई जाती है, ये इसको समझ लेते हैं कि कैसे जो है। एक मिनट। तो ऑप्शन हमारा है ए है 1:2 गुणे बीएमआर, फिर है 1:4 गुणे बीएमआर, फिर है 1:1.2 है गुणे बीएमआर, फिर है 1:4 गुणे बीएमआर, 1:4 बीएमआई है। और यहाँ भी जो है 3 में है 1.2 गुणे बीएमआई है। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। खाद्य ऊर्जा की कृतिक या क्रिटिकल इकाई 1:4 गुणे बीएमआर दिखाई जाती है ना। भोजन के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं, शरीर निर्माण, ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। कार्बोज के अंतर्गत श्वेतसार एवं शर्करा 2 तत्व होते हैं। ये दोनों प्रमुखतया जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं। देखिए ये जो नीचे का हम पता कर रहे हैं, अगर हम चाहते तो सिर्फ इन्हीं प्रश्नों की पीडीएफ बना सकते थे, लेकिन एज ए बुक हमने इसीलिए उठाया ताकि नीचे की चीजें भी हम पढ़ते चले तो हमारे दिमाग में रहेंगी, क्योंकि प्रश्न ये अगला सेम टू सेम ऐसा नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा सब लोग कहते हैं रिपीटेड, लेकिन रिपीट सेम टू सेम बहुत कम ही प्रश्न रिपीट आपको मिलेंगे, बस उसी का दूसरे फॉर्म में आपको दे देंगे, ये है, लेकिन सेम प्रश्न ज़्यादा नहीं मिलते हैं ना। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है। तो कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। एक है 17%, फिर है 35%, फिर है 62%, फिर है 75%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। वैसे जो है यहाँ पे 62% लिखा, क्योंकि क्या होता है, तो हमारे शरीर का कुल भार जो है 65% होता है जल का, और इसलिए यहाँ पे नियरेस्ट जो है 62 आएगा। वैसे अगर ये ना होता तो 75 पे जाते, है ना। मनुष्य के दिन जो है दिन में अपने शरीर के भार 2% जल का सेवन करता है। शरीर में जल की कमी से अनेक बीमारियां होती हैं, बल्कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, है ना, रक्तचाप जैसी बीमारियां में जल का सेवन दवा का कार्य करता है। जो सुबह उठकर निहार मतलब खाली पेट कह सकते हैं 1.5 लीटर तक पानी या 1.25 लीटर तक पानी पी लेता है, उस जो है सदैव रोग रहित रहता है, समाज जो है कहा जाता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संदर्भ व्यक्ति की आयु होती है। और देखिए ये 2005 का प्रश्न है, तो इसलिए ये अभी ये करंट में जो है हमारी दूसरी है, लेकिन जो है करंट में 19 से 39 है। आप लोग ये जान लीजिएगा 2024 के अकॉर्डिंग कितनी है, 19 से 39 है, लेकिन अभी ये पुराना डाटा है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर है ना। तो पहला है 20 से 50, फिर है 20 से 39, फिर है 25 से 55, फिर है 25 से 60। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 20 से 39। ठीक है, संदर्भित व्यक्ति की आयु 20 से 39 होती है, वह आयु जिसको प्रत्येक उदाहरण में जो है प्रयुक्त किया जाता है। जैसे युवा कार्यशील होती है, और दूसरी ओर प्रौढ़ावस्था कार्यशील की उच्चतम दशा को दर्शाती है, इसलिए जो है ये 20 से 39, और अभी क्या है 19 से 39 माना गया है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरडीआई है ना, संतुष्ट आहारी जो है अंतर्ग्रहण, इससे प्रभावित होता है। आरडीआई किससे प्रभावित होता है, आइए देख लेते हैं। ए है कार्यस्थल, बी है सामाजिक स्थिति, सी है फिर पारिवारिक आकार, फिर है शारीरिक आकार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पारिवारिक आकार, है ना। संतुलित आहार री अंतर्ग्रहण आरडीआई पारिवारिक आकार को प्रभावित होता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त करने की खाद्य मात्रा निश्चित होती है, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण न्यूनतम पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ परिवार की स्थिति के कारण प्रभावित होते हैं। शिक्षा से कम धन में पोषक तत्व प्राप्त किया जाता है। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपको जानकारी है, तो कम धन में भी आप पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है। ठीक है, देख लेते हैं इससे। शरीर बनाने वाले खाद्यों से,
फिर है संरक्षित सब्जियों और फलों से, फिर है अनाजों और बाजराओं से, फिर है तेलों और वसाओं से। तो देखिए संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनाजों और बाजराओं से, क्योंकि इसी से हमको जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये देखिए, देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांश अनाज से और जो है बाजरों से, यानी तरह तरह प्रकार के मोटे मोटे जो अनाज होते हैं, मोटे अनाजों में जो है वो हमारी डाइट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। शरीर का पूर्ण रूप से कह सकते हैं क्रियाशील बनाए रखने के लिए ऊर्जा की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। कपड़ों के आकार 1 ग्राम, सॉरी आंकड़ों के आकार है ना 1 ग्राम प्रोटीन में कितना होती है, तो ये 4.2 उष्मा है ना, और वसा में 9.0 कैलोरी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी उष्मा आपको प्राप्त होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज का एक एक्सचेंज देता है 100 कैलोरी, 70 कैलोरी, 50 कैलोरी, 40 कैलोरी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 50 कैलोरी। अनाज का एक एक्सचेंज 50 कैलोरी उष्मा देता है आपको, लेकिन सामान्यतः मोटे अनाजों में उष्मा अधिक होती है। अभी हमने बताया मोटे अनाज ज़्यादा ही फायदेमंद होते हैं आपके लिए, लेकिन सर्वाधिक उष्मा सोयाबीन, चना आदि में होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन था। फिर है, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लिपेज पाया जाता है ना। लिपेज कहाँ प्राप्त होता है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन है लार, अमाशयी रस, फिर है अग्नाशयी रस, फिर है आंत रस। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अमाशयी रस। अमाशयी रस में एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूसिन और अन्य अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। अमाशय में जो है प्रमुख एंजाइम पेप्सिन के अतिरिक्त इसमें रेनिन और लाइपेज भी, यहाँ लिपेज लिखा लेकिन लाइपेज भी जो है पाया जाता है। लाइपेज वसा को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को खंडित करता है, पेप्टोन और एल्बुमोज में बदल देता है, रेनिन दूध को फाड़ने का काम करता है। देखिए इससे क्या है, अमाशयी रस, अमाशय में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखिए प्रमुख एंजाइम पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज पाए जाते हैं। और देखिए लाइपेज आपका वसा में वसा को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, खंडित करके किस में बदलता है, तो पेप्टोन और एल्बुमिन में बदल देता है। और रेनिन क्या है, तो वो दूध पर प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एक प्रश्न से सारी चीजें, ऐसा नहीं कि सब आप लोगों ने पढ़ नहीं रखा, लेकिन इस तरह धीरे धीरे सारी चीजें रिकॉल होती चलेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक, देखिए हेल्थ साइंस से क्वेश्चन था। ये यहाँ पे जो HS लिखा है इसका मतलब हेल्थ साइंस है, और ये काउंट मैंने जब उस दिन किया था तो तभी ये लिख गया था बुक में। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, आइए देख लेते हैं। पुनः चोट से बचाना और स्थिति को बिगाड़ देना, घायल व्यक्ति को यथासंभव आराम देना, जल्दी से जल्दी घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सीय सेवा के अधीन करना, फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ही हो जाएगा, यही नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी अन्य चीजें जितनी भी वो यथासंभव आराम दे सके और चिकित्सीय सेवा के अधीन करे, पहुंचाए हॉस्पिटल, मतलब उसको, ये सारी चीजें उसको करनी चाहिए, है ना। फिर चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति की जो है, देखिए फिर फिजियोलॉजी से था, ह्यूमन फिजियोलॉजी इसलिए नहीं लिखे थे ताकि होम मैनेजमेंट में ना काउंट हो जाए जल्दी में। फिजियोलॉजी का क्वेश्चन था, एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन और औसत दर कितनी है धड़कन की। ऑप्शन है 70 बार, है ना, प्रति मिनट के हिसाब से देख लेते हैं, फिर है 72 बार, फिर है 75, फिर है 80। तो यह करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 72। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन 70 से 72, अगर ऐसे 72 मिल जा रहा है तो 72 प्रति जो है मिनट होती। भ्रूणावस्था में क्या होता है, शिशु की धड़कन ज्यादा होती है, 150 बार। नवजात शिशु की धड़कन 120 बार होती है, और वृद्धावस्था में 60 बार, है ना। ऐसा ये जो है आपका डाटा है, आप इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए माइंड में कि ऐसे कितना है, तो 70 से 72 बार। और जो गर्भस्थ शिशु है 150 बार, नवजात शिशु की 120 बार, वृद्धावस्था में 60। तो इससे क्या एनालाइज किया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते आपकी श्वसन दर घट जाती है। ऐसे भी एक प्रश्न बन सकता है, तो सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए हेल्थ साइंस का, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन है स्राव अवरोध, फिर है गंभीर रूप से जलना, फिर है औसत रोग रक्तस्राव, फिर है बहु अस्थिभंग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को सबसे अधिक प्राथमिकता स्राव अवरोध को देनी चाहिए, क्योंकि अधिक स्राव होने पर रोगी को सांस लेने में तकलीफ होगी
और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो है सबसे पहले इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उसको सबसे पहले रोकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब कितना होगा? तो होगा 85 से 110, फिर है 50 से 80 mmHg, फिर है 90 से 120, है ना। ये जो है 60 से 80 mmHg, फिर है 100 से 140, 60 से 90 mmHg, फिर है 120 से 160 बटे है ना 70 से 100 mmHg। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 90 से 120 बटे जो है 60 से 80 mmHg। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तदाब 90 से 120 होता है। यदि न्यूनतम 90 मी से जो है कम और अधिकतम दाब 140 मिलीमीटर जो है तो जो है इससे अधिक हो तो उस व्यक्ति को उच्च रक्तदाब कहते हैं, यानी कि इससे ज्यादा हो। चिंता, असंयमित दिनचर्या प्रमुख रूप से इसका कारण होते हैं। स्फेग्नोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है, यानी कि रक्तदाब मापने का यंत्र क्या है? तो स्फेग्नोमीटर। और यहीं पर देखिए भूकंप के लिए रिक्टर स्केल, और मांसपेशियों की थकान के लिए तो अर्गोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त ऑप्शन है क्या करना चाहिए? मतलब प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त तो घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए, टूटे हुए हिस्से को हटाना चाहिए, निसारी अंगों को बदल देना चाहिए, फिर है चोट को गेज से ढक देना। गेज का मतलब होता है वो पट्टी, गॉज, गॉज बुनाई होती है ना, उस जो है उसी से पट्टी बनती है, इसीलिए इसको गॉज नाम है। एक है हमारा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त चिकित्सक को घुसी हुई वस्तु को निकालना चाहिए, घाव वाली जगह से साफ करके मरहम पट्टी करनी चाहिए। चिकित्सक को जो है दवा के साथ साथ रोगी को यह भी परामर्श देना चाहिए कि विटामिन सी से युक्त आहार का सेवन करें, क्योंकि विटामिन सी घाव को भरने में ज्यादा है ना, हीलिंग पावर विटामिन सी में ज्यादा होती है। तभी तो घाव भरने के लिए कहते नहीं कि जो है घाव ज्यादा नहीं भर रहा है, विटामिन सी की कमी है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पट्टी से इतने प्रश्न आए हैं, हमने एनालाइज किया था उस दिन। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है किसमें? त्रिकोणीय और गोल पट्टियां, विस्तृत और संकरी पट्टी, सरल और उल्टी सर्पिल पट्टियां, फिर है चिपकने वाली और न चिपकने वाली पट्टियां। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिकोणीय और गोल पट्टियां। तो जो है पट्टियों को त्रिकोण और गोल पट्टियों में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टियां 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 प्रकार की होती है। एक है लुढ़की पट्टियां, फिर है त्रिकोण पट्टियां, फिर है गोल या चिट्टेदार पट्टियां, है ना। जो है इनका उपयोग शरीर में खरोच लगने, अस्थि भंग होने, चोट लगने पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जिसमें कपड़ों में आग पकड़ ली हो और मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक है जल द्वारा आग बुझाना, फिर उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना, उसकी ओर जो है जाते हुए कंबल, कालीन या कोट ले लेना, आहत जो है को नहीं लुढ़काना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उस व्यक्ति को दौड़ाना नहीं चाहिए, बाकी अन्य जितनी भी चीजें हैं वो करनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है चावल, बंगाल का चना, फिर है दूध, फिर है मुर्गा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा दूध। दूध जो है कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। शरीर का जितना भाग लवणों से बना होता है उसका जो है लगभग आधा भाग कैल्शियम से बना होता है। शरीर में एक जो 1400 ग्राम कैल्शियम होता है, 17% मात्र हड्डियों में और दांतों में निहित रहता है। शेष रक्त व शरीर के अन्य तरल रसों में जो है वो घुलनशील रूप में विद्यमान रहता है। यानी कि शरीर में लगभग 14 जो है 100 ग्राम तक कैल्शियम होता है, हड्डियों में जो है मात्र 17% तक हड्डियों और दांतों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में इसकी कमी होती है। तो देख लेते हैं दूध में इसकी कमी क्या बताया जा रहा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विटामिन सी, है ना। दूध को पूरा आहार बनाता है, फिर भी इसमें विटामिन सी और आयरन की हीनता पाई जाती है। दूध में वसा पायस के रूप में रहती है। कैसे? पायस के रूप में। केसीन जो है केसीन प्रोटीन होती है, कैल्शियम के सिनेट के रूप में पाया होता है ना। केसीन कैल्शियम के सिनेट के रूप में पाया जाता है। दूध में सफेदी केसीन के कारण तथा घी में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा गाय के दूध की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड़ी मुख शोध, है ना,
स्टोमेटाइटिस होता है इसकी कमी के कारण, है ना। कोड़ी मुखशोथ या कह सकते हैं स्टोमेटाइटिस किस कारण होता है? ऑप्शन है थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक अम्ल, बायोटिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राइबोफ्लेविन, है ना। कोड़ी मुखशोथ जो है स्टोमेटाइटिस जो है होता है राइबोफ्लेविन की कमी से। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है, ठीक है। इसी कमी के कारण व्यक्ति दुर्बल तथा वृद्ध जैसा दिखता है। यौवन का विकास अवरुद्ध हो जाता है। खोआ, दूध, पपीता, अंडे आदि में ये जो है प्रमुख स्रोत है इसके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंदाग्नि डायस्पेसिया का अर्थ है, एक है हमारा मंद दृष्टि, फिर है नींद की कमी, फिर है भूख की कमी, फिर है बदहजमी। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा बदहजमी, है ना। मंदाग्नि डायस्पेसिया का जो है अर्थ बदहजमी से है। बदहजमी के विशिष्ट लक्षण उदर के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, ठीक है। 55 की उम्र के बाद व्यक्ति को समस्या अधिकतर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला को किसकी कमी होती है? एक है ऊर्जा, फिर है प्रोटीन, फिर है कैल्शियम, फिर है आयरन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 आयरन हो जाएगा। पाइका खाने की जो है आयरन की कमी होती है, ठीक है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 2 से 5 ग्राम लोहा होता है। नवजात शिशु के शरीर में लोहे की मात्रा अधिक होती है। पाइका खाने की इच्छा गर्भवती महिला में आयरन की कमी को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? पालक, बंद गोभी, फूल गोभी, सलजम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा सलजम। पालक, बंद गोभी, फूल गोभी में जो है गाइट्रोजेनिक घटक के अंतर्गत आते हैं, जबकि सलजम में ये नहीं पाया जाता है। गाइट्रोजेनिक के तहत 11 खाद्य पदार्थों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 400 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? ऑप्शन 1 है गेहूं, फिर है बाजरा, फिर है ज्वार, फिर है चावल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ज्वार। अभी हमने देखिए बताया था कि ज्वार में, मोटे अनाजों में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। ज्वार प्रति 100 ग्राम की प्रोटीन की मात्रा 12.0 है, और जबकि गेहूं में प्रति 100 ग्राम में 9.3 है, 3% है, तथा चावल में 100 ग्राम में 7.6 ग्राम प्रोटीन, और बाजरा प्रति 100 ग्राम 11.6 ग्राम पाई जाती है। देखिए ये सारी लिखी हुई कि प्रति 100 ग्राम का एक डाटा है कि ज्वार में तो 12.0, गेहूं में 9.3, फिर है चावल में 7.6, फिर है बाजरा में तो 11.6। तो देखिए कैसा हो गया, ज्वार में सबसे, अगर आप ऐसे देख लेंगे तो ज्वार में सबसे अधिक, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है बाजरा में, फिर उसके बाद आपकी बारी आती है गेहूं की, फिर उसके बाद बारी आती है आपकी चावल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ICMR 1989 खाद्य ग्रुप के अनुसार राजमा किस ग्रुप में है? तो राजमा देख लेते हैं। देखिए राजमा आएगा किसमें, आप देख लेते हैं प्रोटीन के उसमें आएगा, दाल वाल की वगैरह में, फलियां, सोयाबीन, उसी के उसमें ग्रुप में आएगा राजमा। तो ऑप्शन ए है हमारे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ग्रुप 2। ICMR 1989 खाद्य ग्रुप के जो है अनुसार राजमा ग्रुप द्वितीय में आता है ना। सोयाबीन और प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक 43.2% पाई जाती है, जबकि लोबिया में 24.3% और जो है राजमा में 22.9% पाया जाता है ना। तो इसी के अनुसार उसका बंटवारा किया गया खाद्य ग्रुप का। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फलियों के अंकुरण से क्या होता है देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, प्रोटीन की बढ़ती, वसा की बढ़ती, विटामिन सी की बढ़ती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 विटामिन सी की बढ़ती है ना। फलियों में अंकुरण में विटामिन सी की बढ़ जाती। चना उड़द को अंकुरित करके खाने से लाभदायक होता है। विटामिन सी के सेवन से घाव तेजी से भरते हैं। विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत आंवला है, इसके बाद अमरूद का स्थान आता है। चेरी भी विटामिन सी का ही प्रमुख स्रोत है। यह विटामिन जल में विलेय है। बी और सी, वैसे भी बी और सी जल में है, बाकी ए डी ई के सारे आपके वसा में विलेय हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कसैलापन और खनिज, बी ग्रुप विटामिन और कसैलापन, फिर है बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ब्रान जो है सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। और ब्रान को आप जानते हैं ना, ब्रान कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का स्रोत है। ब्रान मुख्य रूप से कुछ अनाजों के छिलकों में पाया जाता है, जैसे गेहूं, बाजरा। इनके छिलकों में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है।
मटर और चना के छिलके में ब्रान पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल ताड़ के तेल में होता है, ऑप्शन ए है हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विटामिन ई। लाल तेल के तेल में विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बिनौले, नारियल, खजूर आदि में भी तेलों की विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। डालडा, घी में विटामिन ई और डी पाया जाता है। विटामिन ई को टोकोफिरॉल, है ना, टोकोफिरॉल भी कहते हैं। शरीर में इसकी कमी से बंधेपन हो जाता है, यानी कि बांझपन रोग देखने को मिलता है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है, किस रूप में किया गया भाई देख लेते हैं। विकारी खाद्य, अर्धविकारी, गैर विकारी, सुविधाजनक विकारी खाद्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गैर विकारी। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है गैर विकारी खाद्य के रूप में। शर्करा कई रूप में पाया जाता है, जैसे सुक्रोज, दुग्ध शर्करा, जवा शर्करा आदि में, है ना। जवा में थी माल्ट, शर्करा अंकुरित अनाज, जव तथा जो है जवा से संबंधित उत्पादन से प्राप्त होती है। फल शर्करा भी लाभदायक होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है। दूध में मतलब किसका प्रतिशत जो है अधिक होता है, देख लेते हैं। ए है प्रोटीन, फिर है वसा, फिर है कार्बोहाइड्रेट, फिर है खनिज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट। दूध में सर्वाधिक मात्रा जल के बाद कार्बोहाइड्रेट की 4.9% है, फिर वसा 3.7%, फिर प्रोटीन है 3.5% तथा लवण 1.0% पाया जाता है दूध में। लवण का मतलब खनिज लवण से आपका है, मिनरल से। दूध को पूर्ण आहार कहता है, लेकिन इसमें लोहे और विटामिन सी की नगण्यता पाई जाती है, यानी कि वो नहीं के बराबर बिल्कुल नहीं होता है। बचपन में दूध को पचाने की शक्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन को पसंद जो है भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता। ऐसा क्या है जिसका प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है। मीडिया, संस्कृति, अभिजात वर्ग, गुणवत्ता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 संस्कृति। संस्कृत पर जो है प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता। सभी संस्कृतियों में लोग अपने पसंद का भोजन करते हैं, जिसके कारण इस जो है इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, सीधे भाप में पकाना, डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की एक विधि है। कौन सी विधि सीधे भाप में पकाना, ये देख लेते हैं। सूखी गर्मी लगाई जाती है, फिर वसा या तेल या उपयोग पकाने के माध्यम के रूप में होता है, फिर गीली पकाने की विधि, फिर गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि, है ना। अप्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि में सीधे भाप में पकाना होता है। देख लेते हैं थोड़ा सा, सीधे भाप में पकाने की विधि गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। वाष्प विधि से पकाने के लिए किसी बर्तन में पानी भरकर आग पर रखा जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। इस उबलने के दौरान वाष्प निकलती है, जिससे खाद्य पदार्थ को पकाया जाता है। वाष्प विधि से पकाने में अधिक समय लगता है। इसमें क्या होता है, कपड़ा बांध दिया जाता है, छलनी वगैरह कुछ रख करके उसमें रखा जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन बढ़ता है, किण्वन किससे बढ़ता है ये देखते हैं। प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। क्या बढ़ा देता है किण्वन, वसा को बढ़ा देता है या फिर विटामिन सी की मात्रा को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। किण्वन विटामिन की मात्रा को बढ़ाता है। किण्वन द्वारा सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा सरल कार्बनिक पदार्थों में एसिटिक अम्ल, जैसे सिरका व लैक्टिक अम्ल और अल्कोहल आदि बन जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देसी मधु, शराब का निर्माण इसी विधि से होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमने बताया था कि डिब्बा बंदी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। भोजन संरक्षण का, खाद्य संरक्षण से खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है। ऑप्शन है, देखते हैं किसको कम किया जाता है। जैविक खाद्य की उपलब्धता, उपयुक्त तापक्रम की उपलब्धता, वायु की उपलब्धता, उपयुक्त पीएच की उपलब्धता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वायु की उपलब्धता को। इसमें क्या होता है, वायु की उपलब्धता को एकदम कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में किस विधि में एंजाइमों को विकृत किया जाता है। किस विधि में एंजाइम विकृत होते हैं, ये बस इतना है, यहाँ पे डबल बार हो गया है ना। खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में जो एंजाइम विकृत हो जाते हैं। अपूयन में, वर्णहीन करना, निर्जलीकरण करना, अचार बनाना। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा निर्जलीकरण। खाद्य पदार्थों की निर्जलीकरण विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती हैं।
एंजाइम की क्रिया को जो है कई विधियों से निरोधित किया जाता है, जैसे कि इनमें प्रमुख है एंजाइम को निष्क्रिय करने वाले ताप तक गर्म करना, निर्जलीकरण, प्रशीतन जैसे हिमकरण में भी होता है, वायु का विलोपन आदि ये सारी चीजें होती हैं। प्रकाश में भी इसको जो है विकृत कर सकते हैं, यानी कि धूप में रखकर कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान है। देखिए ये होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया है। ज्ञान है तो क्या है? मानवीय स्रोत, गैर मानवीय, नवीनीकरण, गैर परंपरागत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा मानवीय स्रोत। देखिए एक मिनट, देखिए इसमें क्या होता है, मानवीय और अमानवीय दो हमारे स्रोत हैं। तो इसमें क्या होता है, ज्ञान मानवीय स्रोत है। ज्ञान ही मानव और पशु समाज में भिन्नता पैदा करता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, जबकि पशु समाज में विवेक की कमी होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो व्यक्ति के अंदर निहित होती है ना, ज्ञान हो गया, आपके गुण हो गए, रुचि हो गई, अभिक्षमता हो गई, कौशल हो गया, ये सारी चीजें मानवीय के अंतर्गत आती हैं। जबकि जो भौतिक साधन है हमारे, जो अन्य और चीजें हैं, जो वो हमारी अमानवीय में या गैर मानवीय स्रोत के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है। देख लेते हैं, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए पुराना डाटा है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें सारे आंसर हैं, क्योंकि 2025 का है। आपसे फिर बता दे रहे हैं, गर्भावस्था के दौरान 75 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है। साधारण कार्य करने वाली स्त्री को 2300 कैलोरी दैनिक आहार लेनी है, जबकि भारी के लिए 3000 कैलोरी की दैनिक आहार, और गर्भवती स्त्री को 300 कैलोरी दैनिक आहार। वृद्धि ऐसे इस समय कितना, तो कितना प्लस करना है, 350। ठीक है, जितनी भी उसकी कैलोरी है, चाहे वो जो है मॉडरेट कार्य करने वाली हो, सेकेंडरी हो या हैवी हो, उसको क्या करना है, अपने उसकी जितनी है उसमें जो है 350 उसको क्या कर देना है, और ज्यादा कर देना है, इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना। पहले कितना बढ़ाना था, तो 300 था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कितना है, 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन की संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है। देखिए इसमें कंफ्यूज करने का मेरा कोई एक उद्देश्य नहीं, सिर्फ इतना बताना कि देखिए आरडीए से कितने प्रश्न आए हैं। तो कुछ कह नहीं सकते कि कितने टॉपिक से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ जाए। सिर्फ आपको एक सिलेबस बताया गया है, लेकिन ये आपका एक जो है अप्रॉक्स नहीं बताया गया कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न आएंगे, है ना, या इस ब्रांच से इतने टॉपिक। छोड़िए टॉपिक तो मान लीजिए जो है नहीं बताना है, लेकिन ब्रांच अगर एक निर्धारित होती तब भी ये कुछ हद तक सही था। तो हम कह सकते थे कि हम उस पर जोर दे लें, वो मैनेजमेंट ज़्यादा पढ़ लें कि टेक्सटाइल ज़्यादा पढ़ लें, है ना, ऐसा कुछ नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। देखिए आपने 4, 5, 6 में एनालाइज किया, 4 का और 6 का जस्ट अपोजिट पेपर है, जो कि आपकी ब्रांच वाइज जो क्वेश्चन थे, है ना। तो कितनी देख लेते हैं, 50, फिर है 57, फिर है 63, फिर है 68। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16 से 18 के लिए 50 ग्राम, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्वर के दौरान देना चाहिए, ज्वर का मतलब बुखार में कितना देना चाहिए, ये देखते हैं थोड़ा सा। तले हुए खाद्य, खस्ता खाद्य पदार्थ, मसालेदार खाद्य पदार्थ, वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो, मतलब कुछ भी जो इजिली मिल जाए। और फिर है सरलता से पचने वाले। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ज्वर के दौरान सरलता से पचने वाले खाद्य पदार्थ तो देना चाहिए, है ना। ऐसे भोज्य पदार्थ देना चाहिए जिसमें कैलोरी की मात्रा अधिक हो, क्योंकि ज्वर के दौरान शरीर में ऊर्जा की खपत अधिक होती है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में मिलावट के लिए किस यंत्र को जाना जाता है, तो ये लैक्टोमीटर होता है। अभी हमने मांसपेशियों की थकान के लिए बताया था, आर्गोमीटर होता है ना। तो इसको क्या करते हैं, और लैक्टोमीटर डाला जाता है, और जितनी पानी की मात्रा उसमें जो होती है वो पता चल जाती है। बैरोमीटर आंधी तूफान के लिए होता है। थर्मामीटर सामान्यतः शरीर का ताप मापा जाता है। माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक मिनट। ओआरएस घोल में जल के प्रति जो है लीटर में साधारण नमक, सीरियल से नमक की, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्रा जो है मात्रा होती ग्राम में। तो देख लेते हैं, ऑप्शन है 3.5 से जो है 3.5 है, और इसकी किसकी हो जाएगी, तो देखिए सीरियल लिखा है, बार बार नहीं कहेंगे ना। नमक है, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम। तो नमक जो है 3.5, 2.5 और 1.5
आपकी 3.2 और 1, फिर है ये आपका हो गया 3 है और फिर 4 है और 2 है, इसका अनुपात है। फिर है 4.3 और आपका 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। यही आपकी बिल्कुल अच्छे से जो है एक मात्रा है। ओआरएस घोल, ओआरएस घोल जो आपने पढ़ा होगा है ना, ओरल रिएडेशन साल्ट, इसमें क्या होता है, घोल में जो है जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा मिलाई जाती है। क्रमशः कितनी, तो नमक की हो जाती है 3.5, सोडियम बाइकार्बोनेट की हो जाती है 2.5 और पोटेशियम क्लोराइड की हो जाती है 1.5। ओआरएस घोल का शरीर में कुछ पदार्थ में जो है कम होने पर दिया जाता है। जल के लिए सबसे ज्यादा, जल की कमी पर इसका सेवन किया जाता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है। ए है स्पर्श, फिर है वायु, फिर है जल और आहार, फिर है व्यक्तित्व स्वच्छता में सॉरी कमी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जल और आहार। टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहा जाता है। यह रोग दूषित जल और आहार की वजह से होता है। टाइफाइड देखिए ये आपका कहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन, तो हेल्थ साइंस से आएगा। साल्मोना टाइफी है ना, इसका जो है जीवाणु है। इस रोग को मोतीझरा मियादी बुखार भी कहते हैं, है ना। क्लोरोमाइस्टीन वर्ग या एंटीबायोटिक दवा का सेवन इसमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेसारी दाल के कारण होता है रक्त अल्पता, रिक्टेस, पेलाग्रा, लैथ्रिज्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, लैथ्रिज्म। खेसारी दाल के सेवन से लैथ्रिज्म रोग हो जाता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, खेसारी दाल, मेटनिल पेलो, फिर है आर्गेमोन यानी कि अर्जीमोन, जहां आपने पढ़ा होगा जो सरसों के तेल में मिलावट की जाती है ना, फिर है रोडेमेइन बी। तो जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अर्गेमोन तेल, है ना। मिलावट करने वाले खाद्य तेलों में अर्गेमोन तेल का मिलावट करते हैं। अर्गेमोन की जो है अर्जिनिन के बीज भी मिला देते हैं सरसों में, दो तरह से मिलाया जाता है, जिसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ साथ हृदय के लिए भी यह नुकसानदायक होता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफपीओ मानक चिन्ह है, ये देखिए होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसकी गुणवत्ता के लिए क्या करना है, गुणवत्ता के लिए किसके लिए मतलब लगाया जाता है, तो एफपीओ आप जानते ही, देख लेते हैं ऑप्शन, गैस चूल्हा, चावल, जैम, आम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। एफपीओ मानक चिन्ह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। खाद्य पदार्थों को मानक चिन्ह में उपयुक्त में से चावल की गुणवत्ता को निर्धारित होता है। एफपीओ को मानक के रूप में जैविक खेती के रूप में भी अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है। वो मतलब कि कैसा वो आय प्राप्त करेगी सिलाई कढ़ाई करके, वास्तविक प्रत्यक्ष आय, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, धन आय, आत्मिक आय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक प्रत्यक्ष आय। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली पत्नी वास्तविक प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है। जबकि पत्नी द्वारा कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों को देखना, ये सब अप्रत्यक्ष में आता है, क्योंकि देखिए वो कार्य करती है, यही में कंफ्यूजन रहता है, जो वो कार्य करती है तो उसके बदले वो जो है पैसे नहीं लेती है, तो ये आपका अप्रत्यक्ष में आ जाता है। और जब वो सिलाई कढ़ाई करती तो उसके द्वारा वो धन अर्जन भी करती, तो वो आपका प्रत्यक्ष आय में आ जाएगा। यदि पत्नी ये काम नहीं करती है तो अगर अगर वो दाई या आया के द्वारा आप करवाते तो उसको आप धन देते, जिससे उसकी बचत होती है धन की, तो ये भी आपका आय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है। ए है दैनिक लेखा, फिर है साप्ताहिक लेखा, फिर है मासिक लेखा, फिर है वार्षिक लेखा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मासिक लेखा। मासिक लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होगा। व्यक्ति अपने बजट के अनुसार सामानों की खरीदारी कर लेता है, पूरे एक माह के लिए निश्चित हो जाता है। मासिक बजट के से कहते घर में सामान्य खर्च और कार्य के लिए होते हैं, तो यानी कि लेखा भविष्य के लिए मासिक लेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। बचत बैंक खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सावधि जमा, है ना। सावधि जमा लेखा जैसे खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं। सावधि जमा खाते की योजना का प्रारंभ 1970 में हुआ था। इस योजना को डाक विभाग द्वारा
शुरू किया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? 1954, 1960, 1986, 1994। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो सहयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता है। क्रेता की अनुमति से उसे ऐसे सामान और सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नम्यता दर्शाता है? एक है उदग्र रेखाएं, फिर है एक दूसरे को काटती रेखाएं, फिर है तिरछी रेखाएं, फिर है वक्र रेखाएं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा वक्र रेखाएं। ये जो है नम्यता को दर्शाती हैं। ठीक है, वक्र रेखाएं नम्यता दर्शाती हैं। वक्र रेखाएं बादलों, फूलों और पंखुड़ियों और घुमावदार नदी नालों की याद दिलाती हैं, है ना। प्राचीन स्थापत्य कला के गुंबदों में भी इनका प्रयोग बहुतायत देखने को मिलता था। सभी कलाकृतियों में रेखाओं का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? किसको माना जाता है? नीला, बैंगनी, सफेद, काला। तो बैंगनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है? तो ये बैंगनी रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है। इसे राजसी रंग भी कहा जाता है। इस रंग में आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। नीला रंग शांत, मधुर, ईमानदारी का प्रतीक। सफेद रंग प्रकाश युक्त, पवित्रता, हल्का तथा कोमलता का प्रतीक। काला रंग प्रकाशहीन, उत्तेजनाहीन, भय, निराशा का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? संरचनात्मक, सजीव, सजावटी, अमूर्त। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सजावटी। टुकड़ों को जोड़कर जब वस्त्र बनाते हैं तो वो क्या होता है? सजावटी में वर्गीकृत किया जाता है। टुकड़े के कपड़े को जोड़कर डिजाइन का रूप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहते हैं? लय, समरसता, अवधारणा, अनुपात। तो अनुपात हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच जो संबंध है वो अनुपात कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट। अधिकांशतः लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। कौन सा गुण होता है? जैसे आप लेने जा रहे हैं तो क्या देखेंगे गुण? वाह्यकृत, शुद्धता, आरामदायक निर्माण। तो क्या वाह्यकृत में उसका रंग रूप, डिजाइन, शुद्धता, ये चीजें नहीं देखेंगे। हम सबसे पहले क्या प्रेफर करेंगे? आरामदायक होना चाहिए, है ना। ऋतु के अनुसार वस्त्रों का हम चयन करेंगे और अपने जो हमें कंफर्ट हो। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तैलीय के लिए उपयुक्त होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती, तौलिए के लिए, सॉरी तौलिया नहीं, जो है तैलीय नहीं, तौलिए के लिए नायलॉन, टेरिलॉन, डेक्रो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यहाँ लिनन होता तो लिनन आ जाता आपका, है ना। सूती वस्त्र तौलिए के लिए उपयुक्त होता है। सूती वस्त्रों में जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है जिसके कारण उपयोग में लाया जाता है। नायलॉन, टेरिलॉन ये सब जो है सूती वस्त्र की अपेक्षा जल अवशोषण शक्ति कम होती है। क्या? बहुत कम होती है, आप इतना समझिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? देखिए एक लाइन से कैसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, मतलब अगर कोई टॉपिक उठा रहे हैं तो उसी से सीधे सीधे प्रश्न इधर उधर हेर फेर करके बन रहे हैं ना। तो इसलिए जो है हर चीज पढ़ना आवश्यक है। प्रातः, दोपहर बाद, शाम, रात्रि। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा दोपहर बाद, है ना। खरीदारी के लिए दोपहर के बाद का समय उपयुक्त होता है। इसमें व्यस्तता भी कम होती है, खाली समय में दुकान पर भीड़ भी कम रहती है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है, चाइल्ड डेवलपमेंट से आ गया, कब कब बैठता है? 3 महीने, 3 से 5 महीने, 4 से 5, 6 से 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 6 से 7 महीने में। 6 से 7 महीने में शिशु सहारा लेकर बैठना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, है ना। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है। भारतीय जो है बच्चों की लंबाई सामान्यतः जो 49 सेंटीमीटर होती है। लड़कों की लंबाई सामान्यतः लड़कियों से थोड़ा अधिक देखने को मिलती है, 49 होती है, लेकिन हमारे जो है ये आएगा इसमें यही नियरेस्ट होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
किस उम्र के बच्चों का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है, यानी कि आरंभिक से है कि जन्म के बाद। एक मिनट, किस उम्र में बच्चे का जो है वजन दुगना हो जाता है जन्म के बाद? तो 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, 6 माह। जन्म से 3 माह की अवस्था तक प्रति सप्ताह शिशु के वजन में 6 से 8 औसत की वृद्धि होती है। 6 मास में दुगना हो जाता है और 1 वर्ष की आयु तक उसका 3 गुना हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। दांत के प्राथमिक सेट, दूध के दांत में कितने दांत होते हैं? आपके ऑप्शन है 12, 18, 20, 24। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 20। दांतों के प्राथमिक सेट दूध के दांत में 20 दांत होते हैं। प्राथमिक दांतों में कुछ टूटकर पुनः उगते हैं, जबकि द्वितीयक सेट में दांतों की संख्या 12 होती है, जिसमें 6 दांत ऊपर और जो है उतने ही दांत नीचे निकलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से, कम व्यय करके, आय बढ़ा करके, बचत करके। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, आय व्यय के संतुलन से, है ना। आय व्यय के संतुलन से क्या होगा? बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और ठीक है, सफल बजट के लिए आवश्यक है कि सभी चीजें संतुलित उसमें की जाए। देखिए, तो ये हमने जो है 61 तक का 1 पार्ट में कर लिया है। बाकी नीचे की पीडीएफ को जो है हम क्या करेंगे, तो इसको जो है हम हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। ठीक है, अब यहीं पर जो है हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, इस तरह से आप एक एनालाइज कर लीजिए। बाकी मेरा और कोई विशेष उद्देश्य नहीं, बाकी इसमें सिर्फ स्टडी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि मैराथन क्लासें हम सारे टॉपिक की, सारे ब्रांच की लेकर आएंगे जल्द ही। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।